धरती बराबर भी चीफ मिनिस्टर को कि वो माइनॉरिटीज के बारे में सोचता है तो वो इम्प्लीमेंट करे। बस पूरा ट्रांसपेरेंसी भी आओ ना, एक तोड़ रहे दूसरा नहीं तोड़ रहे, एक तोड़ रहे दूसरा नहीं तोड़ रहे, वही क्या हम होम मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। इख्तियार किसके पास है? आओ इंक्वायरी करो, जो है सबको सामने लाओ, केस बुक करो, सजा दियो। मैं सैयद अब्दुल अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 स्टूडियो। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, जो कांग्रेस के साबिका माइनॉरिटी चेयरमैन भी रह चुके। तो आइए जो है बात करते हैं जनाब शेख अब्दुल्ला साहब से। सोहेल साहब जो है बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। सोहेल साहब, जब आप कांग्रेस में थे तो बहरहाल जो है आप एज अ माइनॉरिटी चेयरमैन आप रिप्रेजेंट करे, और बीआरएस जब हुकूमत में थी तो आपने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया और जो है मुसलमानों की माइनॉरिटी की बात करी। अब जब कांग्रेस हुकूमत आ गई तो अब ये जो जैनूर के जो फसादात चल रहे, तो उस पर आप जो है कुछ रोशनी डालिए, क्या बोलेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था जी। जब कांग्रेस पार्टी जब छोड़ा था तो मैं क्लियर मेंशन करा था कि मैं क्यों कांग्रेस छोड़ूं। जी। कांग्रेस पार्टी का एक अपना उसूल था। वो जब रेवंत रेड्डी पीसीसी प्रेसिडेंट बन के आए और उसके बाद जो अनकरीब इलेक्शन से पहले जो आरएसएस का झुकाव सबसे ज़्यादा शुरू हो गया था, तभी मैं क्लियर कह दिया था कि ये आदमी कांग्रेस का चोला पहन के आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम करने वाला है और आने वाले दिन हमारे पास जो है मुश्किल के होने वाले। अब देखिए 9 महीने होने को आ रहा, आप जैसा बैक टू बैक जो हमारे साथ हुआ। आप शुरू करते हैं कोडंगल की मस्जिद की मीनार शहीद हुई जो उनकी कॉन्सेंसी है, खुद रेवंत रेड्डी की कॉन्सेंसी। फिर उसके बाद मेदक में मिनाजुल कुरान में जो है आरएसएस वाले घुस के मारते हैं। वो लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में तोड़म ताड़ी करते हैं। मैं थोड़ा ऐसा बताना इसलिए चाह रहा हूँ जी। महीनाबाद की मस्जिद शहीद होती है पूरी की पूरी, और बनापड़ती में जो है बच्चियों को नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है अंदर जाके आरएसएस के वीएचपी के लोग। और अब जैनूर का जो किस्सा हुआ है, और छोटे मोटे मिला के करीब नहीं बोले तो नहीं, अभी तक जो है 17 से 18 रिजॉर्ट्स हो चुके हैं तेलंगाना में। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट में, कौन सी भी गवर्नमेंट में हो, कुछ ना कुछ, राजशेखर रेड्डी के ज़माने में भी जो है बम ब्लास्ट हुए, गड़बड़ हुई, बहुत हुई, बट गवर्नमेंट सामने आती, होम मिनिस्टर सामने आता, जिम्मेदारी बात करता, बोलता, भाई कलेक्टर को एक टीम लगाते, कमिश्नर को एक टीम लगाते, पूरा क्या हुआ चेक करो बोलते, रिव्यू मीटिंग्स होते चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट के साथ, अरेस्टिंग होती, केसेस होते। आप देखिए 9-10 महीने में इतना जुल्म हो रहा है, ना चीफ मिनिस्टर एक रिव्यू मीटिंग लेता है डिपार्टमेंट से, और ना कोई मिनिस्टर आगे आता है, ना कोई एमएलए आगे आता है, ना कोई माइनॉरिटी हमारा लीडर कांग्रेस में से बाहर आके बोलता है, ना अंदर बात कर रहे। अब चलो बाहर बोलने को तुमको डर हो रहा, पार्टी वो हो जाएंगी, तो तुम कम से कम अंदर तो अपना दबाव डालो चीफ मिनिस्टर के ऊपर। तो ये सारा जो है ना पूरा किस्सा जो है, पूरा आप समझ सकते हैं कि रेवंत रेड्डी एक मकसद से चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। कल जब उसको उसका जो टारगेट है वो पूरा जब कर लेगा, वो पार्टी छोड़ेगा। यहाँ पर जो स्टेज बना रहा बीजेपी के लिए, जो आने वाले दिनों में जो है आरएसएस के लिए जो स्टेज क्रिएट कर रहे हैं, उस पे जो है सुकून से अपनी पार्टी बना के बैठेगा, या बीजेपी ज्वाइन होगा या कुछ करेगा, बट उन्हें क्लियर कर दे रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अगर से थोड़ी भी हमदर्दी होती तो कम से कम जो जैनूर में जो 90-100 दुकानों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, कम से कम कलेक्टर के जरिए आके भाई हम कुछ तो भरपाई करेंगे दुकान वाले को, जिसकी जितना जला है कमेटी डाले, 10 लाख 5 लाख 15 लाख, कुछ नहीं है भाई, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ बात ही नहीं है। किधर बात नहीं हो रही, पार्टी के अंदर बात नहीं कर ले रहे ये लोग पार्टी के। क्योंकि मैं 35 साल कांग्रेस में रहा, तो मेरे मनासिब अभी भी बहुत है कांग्रेस में, बहुत से लोग मेरे हैं, मेरे को फोन आ करके बोल रहे भाई हमको अंदर घुटन हो रही हो। तो मैं जानता हूँ, शब्बीर भाई को भी जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। शब्बीर भाई भी बेबस है आज की तारीख में। ये नहीं कि भाई उन्होंने कई बार
राष्ट्रीय सेक्रेटरी के टाइम पे गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में थे, ऐसे वाक़यात हुए, फेस करे, सामने आए, बात करे। आज मजबूर है, कोई बाहर नहीं निकल सक रहा, क्योंकि आरएसएस का डंडा लेके ऐसा बैठा हुआ है कि किसी को भी जो है इख्तियार नहीं दे रहा। और साफ तौर पे तेलंगाना की जो सबसे खूबसूरती है सेक्युलरिज्म की, उसको पूरा बर्बाद करने की कसम खा के बैठा हुआ है। अब्दुल्ला साहब, जो जैनूर में जो फसादात चल रहे, तो हाल ही में जो है कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ साहब का भी एक स्टेटमेंट जो है सामने आया कि वहाँ पे वो बात रख रही हैं, एलिगेशन से या जो भी उसको कहे कि बीआरएस के ही एक लीडर अंकैया यादव राव का कुछ नाम ले रहे थे कि उनका भी एक रोल है कि इसको लोगों के घरों पे अटैक कराना। तो वो बात को आप कहाँ तक कैसा देखते हैं? देखिए, मैं मतीन को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। हो सकता है अंदर से पार्टी की मोहब्बत में कुछ रिसर्च करके बोला होगा, हो सकता है वो सही भी होगा, मेरे को पता नहीं, हो सकता है वो सही भी होगा। मगर मैं मतीन से ही नहीं, पूरी कांग्रेस से, आपके जरिए, आपके व्यूअर से, सबके जरिए से मैं चीफ मिनिस्टर से सवाल करता हूँ, गवर्नमेंट किसकी है? होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर तो दी ही नहीं है किसी को। रेवंत रेड्डी है। इख्तियार किसके पास है? आओ, इंक्वायरी करो, जो है सबको सामने लाओ, केस बुक करो, सजा दियो। आप क्यों नहीं कर रहे? आप, मैं मतीन की तरफ से भी सवाल कर रहा हूं, उसकी भी सवाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, करा होगा कोई, कौन है कौन नहीं की बात नहीं है, सही गलत की बात है। वहाँ 120 मलगियों को नुकसान पहुंचा गया, कारोबार को नुकसान पहुंचा गया, जिसमें 17 हिंदुओं के भी कारोबार थे। तो जो भी करा, अरे भाई आपकी गवर्नमेंट है ना, आप क्यों नहीं आ रहे सामने? ठीक है, एक जगह हो सकता आप जैसा बता रहे वैसा कोई बंदा आगे आया होगा। जैन मिनाजुल कुरान में कौन करे? मुनियाबाद की मस्जिद कौन शहीद करे? कोड़ंगल की मीनार कौन तोड़े? वानापड़ती के बच्चों को नमाज पढ़ने कौन रोक रहे? इन पे कहीं कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, इन पे कहीं केस नहीं हो रहे। इस वक्त सारी तरफ से, चारों तरफ से, मीडिया के तरफ से एक दबाव हो रहा, कांग्रेस के माइनॉरिटी क्यों खामोश बैठे हुए हैं। हो सकता है ये बच्चा कुछ बाहर निकल के बोलना चाह रहा कि भाई ऐसा है, ठीक है, सबकी ईमान की तासीर है। आप इस वक्त, मैं आपके जरिए सारे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को बोलता हूँ, खुदारा आखिरत का सोचो, पार्टी को मां सलाम करो, दबाव डालो पार्टी के ऊपर कि जब तुम अगर से वन साइड, मतलब जब तुम तेलंगाना की तहजीब को नहीं समझ सकेंगे तो हम तुम्हारे साथ पार्टी में रह के फायदा क्या। सोहेल साहब, एक और मौजूद जो सुर्खियों में जो हाइड्रा का जो इशू चल रहा था, तो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो वो इनिशिएटिव लिया गया कि जितने भी कब्जे हैं नालों पर, तालाबों पर, उसको हटाकर जो है तालाबों को आज़ाद किया जाए, नालों को आज़ाद किया जाए। तो वो मुहिम पॉजिटिव कितनी हद तक जो है उसको आप देख रहे हो कि अच्छा इनिशिएटिव है या क्या है, उस पर ज़रा बताइए। नहीं, ये तो जी आप जो है एक बार जो है हाइड्रा के बारे में जो है कोशिश करिए आप कि आप सिर्फ रेवंत रेड्डी से सवाल करें कि भाई हाइड्रा का मकसद क्या है। हम तो अपोजिशन वाले हैं, हम किसी एक आदमी को घर मिलने के बाद घर जब टूटेगा तो हम तो उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कहीं पर भी घर था, नाले पे था, FTL पे था, कहीं भी था। जब उन्हें घर बनाया तो डिपार्टमेंट उसको वाटर वर्क्स वाले नल कनेक्शन कैसा दिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले मीटर कैसा दिए। कांग्रेस की 10 साल की हुकूमत थी, राजशेखर रेड्डी साहब की, किरण कुमार रेड्डी साहब की, बाद में KCR साहब की 10 साल की हुकूमत आई। कभी, ठीक है, आपकी नीयत साफ है, आप FTL को बचाना चाह रहे हैं, आप नालों को साफ करना चाह रहे हैं, तो पूरे खिल से आओ ना भाई, पूरा ट्रांसपेरेंसी भी आओ ना। एक तोड़ रहे दूसरा नहीं तोड़ रहे, एक तोड़ रहे दूसरा नहीं तोड़ रहे, मैं क्या कहना कर रही हूँ। हत्ता कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स का ये भी जो है एलिगेशन समझिए या जो भी है कि BRS का ये जो 10 साल का जो टेन्योर रहा है तो उसमें ज्यादा इंक्रोचमेंट्स हुए, क्योंकि जो GHMC के ऑफिसर्स ही क्यों ना हो उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ नरमी बढ़ती गई BRS हुकूमत में भी, जो तालाबों पे, FTLs पे जो कब्जा हुआ, वो ऐसा बोल रहे, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए साहब, उनको इस वक्त कुछ भी है नहीं बोलने के लिए।
उन्होंने गवर्नमेंट चला रहे, उनको गवर्नमेंट चलाना चाहिए। 6 गारंटी का जो वादा करते हुए पब्लिक में से सामने आए, उसको कैसा फुलफिल करते उस पे जाना चाहिए। हैदरा बोल के नहीं आए उन्होंने जी, 6 गारंटी बोल के आए। प्रजापालन आगा जो था, जो भी अपने अपने जो भी उन्होंने जो स्कीम्स बनाए थे, जो वादे करके आए थे, उस पे आए थे। दूसरी बात, अब चलो आप गवर्नमेंट में हैं, चीफ मिनिस्टर है, आप बताना चाह रहे हैं मैं हैदरा से जो है साफ क्लीन करना चाह रहा हूँ, तो पूरा हम आपके साथ है भाई, पूरा सीधा आओ। जी, आप जाके देखेंगे जो गरीब जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीता, उन्हें छत में जब दौरा करा अल्लाहपुर का, लोग बात करने को रोज उनके अल्फाज में इतना दर्द है कि आंसू आ जा रहे बात कर, सीधा ठहर के बात करते करते। सो रहे नहीं, वो बता रहे हम पिछले 10 दिन में 16 घंटे या 20 घंटे सोए, बता रहे। आप आवाम के लिए आए या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बैठे चीफ मिनिस्ट्री पे, ये बात बताओ आप। और अब्दुल्ला साहब, जो जैनूर का जो इंसिडेंट जो शुरुआत हुई, महिला को, एक औरत को जो है छेड़ा गया और जो है बहरहाल अरेस्ट हुई, जो भी है, तो वुमेन सेफ्टी की जो बात आती है, तो बीआरएस गवर्नमेंट में जो वुमेन सेफ्टी को जो प्रमोट किया गया, शी टीम के जो इनिशिएटिव जो है लाए गए ताकि खवातीन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी हिफाजत, उनकी तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक के लिए बात की गई। तो अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में उस तरीके का जो है कुछ आप देख रहे हो कि वो चीज़ को कंटिन्यू होगा या फिर और तब्दीली लाने की ज़रूरत है? नहीं, आप देखिए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट की, रेवंत रेड्डी की सरकार पूरी की पूरी फेल हो चुकी है किसी भी मामले में। सेफ्टी आज देखिए आप, हमारे पास जब 10 साल की गवर्नमेंट में देखिए आप, रात के 2 बजे सेफ लोग दावत को जाके वापस आते थे। आज फिर औरतों में खौफ आ गया। जैनूर का जो भी वाक़या हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ कि क्या वजह थी, हमको उससे वास्ता नहीं है, मगर एक क्राइम हुआ जी, क्यों हुआ, यानी आज फिर जो है आपके ऊपर औरतें, मासूम बच्चियां घरों से बाहर निकलने के लिए उनकी अजीज़ां डर रही, अरे भाई कुछ हो जाएगा, फ़ोनों पे टच में है, कहाँ है, किधर है, कब आ रहे, ऐसा। तो ये गवर्नमेंट को ना औरत की सेफ्टी की वास्ता है, ना बेरोजगार बच्चों को जॉब दिलाने का वास्ता है, ना किसानों की तकलीफ समझने का है, ना वो पेंशनों का है। बस मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे को ये प्रोटोकॉल एंजॉय करने दो, और कुछ भी हुआ तो कभी बीआरएस वाले बीजेपी में मिल जा रहे, कभी हरीश राव कुछ हो जा रहे, कभी कविता साहब के बारे में कुछ बोल दिए, बस खाली गुमराह करने की है आपके पास। आपको आपको जो है तेलंगाना की आवाम एक मौका दी, आप उनकी बात कुछ सुनेंगे, उनका कुछ काम करेंगे, आपको वो सबका कोई मतलब उससे मतलब ही नहीं है। मेरे मैं बैठा तो शैतानी ताकतों को पूरा तरीके से आज़ाद करूंगा, बस ऐसा काम कर। सोहेल साहब, एक और सवाल ये है कि 10 साल में जो बीआरएस हुकूमत ने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करे हैं तेलंगाना में, गांव देहात में भी जो है काफ़ी तरक्की याफ्ता काम हुए हुए, लेकिन जब बात ओल्ड सिटी पुराने शहर की आती है तो वहाँ पे उतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं हुए या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स उतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो ऐसी क्या वजूहत हो सकती है कि जो ओल्ड सिटी की जो एक सियासी क़यादत है, जो जमात है वहाँ की, तो वो क्या नहीं लाना चाहते ये सब चीज़ों को, या गवर्नमेंट हर वक्त इतनी मजबूर हो जाती है कि वो वहाँ जाके तरक्की याफ्ता कामों को ना कर सके? तो ओल्ड सिटी में बनिस्बत चार मीनार के तरफ जो भी एक इनिशिएट शुरू करे थे वो बीआरएस के टाइम पे हुआ, और मेट्रो रेलवे स्टेशन का भी बीआरएस के टाइम पे ही इनिशिएट शुरू हुआ। जब रोका गया था, बाद में फिर वहाँ से प्रेशर आया, हम भी प्रेशर पर वो करे थे, बाद में उसको जो है लॉन्च करना चाहे। ये सब एक जगह है, मगर साथ ही साथ जो है वहाँ पर आप गौर करेंगे तो ब्रिजेस बने हुए हैं ये बात, और हम जो कोशिश कर सकते थे, जितना कर सकते थे, हो सकता उतनी कोशिश नहीं हुई हमारी, बट जो कर सकते थे करें। अब
आने अब ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती, किस तरह से करती, जी वो देखना है। क्योंकि ये गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ होल सिटी नहीं, हैदराबाद ही बोल के नहीं, जो शहर हैदराबाद को जो साइबर यानी खूबसूरत सिटी का जो खिताब मिला हुआ है दुनिया भर जी। में हैदराबाद को, ये वो बर्बाद करेंगे हैदरा के नाम से, ये इतना मेरे यकीन है। अब जो है मजलिस के जो फ्लोर लीडर है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी ऐवान असेंबली में जो असेंबली गई है, तो वहाँ पे असेंबली के फ्लोर पे भी काफ़ी जो है नाराज़गी केसीआर से जो है जाहिर करे कि केसीआर साहब ने जो है ओल्ड सिटी के साथ, पुराने शहर के साथ नाइंसाफ़ी करी। और हालांकि जब बीआरएस जब पावर में थी, तो जब असद ओवैसी साहब ये कहते थे कि जब तक केसीआर जिंदा है मैं उनके साथ हूँ। तो ये जो तब्दीली आ रही, और आरएसएस का टिल्लू पहले जो है रेवंत रेड्डी थे, अब जो है वो पावर में आ गए, तो अब वो जो है चाइल्डहुड फ्रेंड बन गए, तो ये अलग ही दुनिया चलती है। तो उस पर आपका क्या नजरिया है इस चीज को? नहीं, ये सवाल आप एम से पूछे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। एम की रियायत से पूछे तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम देख अच्छा, उनकी जो नाराजगी है वो उस सुनिए, पर आप जी। आवाम देख रही है, आवाम सुन रही है। हम्म, ये नहीं है कि भाई पहले जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम थी जी। तो कहीं पर भी जलसे में कुछ भी बोल दिए तो दूसरों को नहीं मालूम होता, ऐसा कुछ नहीं था। आज स्मार्टफोन है, लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं, जी आप कुछ भी बोलते हैं लोगों तक पहुंच जाता है, रिकॉर्ड भी रहता है। जी जी तो लिहाजा ये टाइम पे ऐसा करना तो ठीक नहीं है, मगर उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पॉलिसी है, उन्होंने किसको सही किसको गलत बोलते हैं वो उनकी ज़बान है, उन्होंने अपना सोचे। मगर हम जो है क्लियर है, जी हमारी पार्टी क्लियर है कि हम जो है सेकुलरिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी हम आने वाले दिनों में हमारी पार्टी की जो मैनिफेस्टो रहेंगे वो लाइन पे हम चलेंगे। कोई हमारे साथ रहो या ना रहो, किसी के साथ रहने से या नहीं रहने से हम यहाँ तक नहीं आए। हम हमारा मुस्तकबिल हम देखते हैं और हमारे मुस्तकबिल तक हम कैसा जाना है वो हमको मालूम है। आखिरी सवाल सोहेल साहब ये करूंगा कि जब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जो रीजंस आपने बताए, उसके बाद ऐसा कोई महसूस आपने नहीं किया कि जो मुसलमानों की जो जमात है वो एक ही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में, तो माइनॉरिटीज की बात वो करते हैं, ऐसा दावा है उनका, तो आप कभी उनको ज्वाइन करने की नहीं सोचे बीआरएस में जाने से पहले, या वहाँ से कुछ ऑफर्स वगैरह आपको आए? नहीं, ऐसा है सफदर भाई, मैं जो है मतलब टीनेजर्स की उम्र में, जैसा कि मैं जैसा 10th क्लास में था, इंटर में था, जब 10th क्लास में था तो वो टाइम से ज़माने से जो है हमारा झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ ही था। और क्योंकि एक 35 साल की लाइफ में कांग्रेस में हम हिंदू मुसलमान सब मिल के रहने की एक पार्टी जो थी, उसी में हम हमारे दोस्त, मेरे ज़्यादातर दोस्त हिंदू है, मैं उनके साथ मेरे अच्छे मरासी में, तो मेरी पॉलिटिक्स हमेशा जो है ये टाइप पे रही है। मैं कभी वन टाइप की पॉलिटिक्स पे वो नहीं सोचा। रहा सवाल जहाँ तक एम का, तो मैं आप बेहतर जानते हैं एम की पॉलिसीज़ क्या है। तो मैं पॉलिटिक्स में मतलब कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इस बात पे नहीं करा कि भाई तुम हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं। मैं हमेशा जो है क्लियर एजेंडा मेरा, जो सही है सही है, गलत है गलत है। और जहाँ तक अल्लाह ताला हमको जब हिंदुस्तान में पैदा किया, हमको पाकिस्तान में नहीं पैदा करा, बांग्लादेश में पैदा नहीं करा, हमको हमारी पैदा होना तो हमारे इख्तियार में नहीं था। तो जब हम हिंदुस्तान में पैदा करा, जब हिंदुस्तान का सर एक जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिल के रहते, तो मैं हमेशा इस पर तरजीह दिया कि भाई मैं कभी भी सियासत करूँगा तो सेक्युलर पार्टी के साथ ही करूँगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम सेक्युलर है, ये फिर एक नया मुद्दा हो जाएगा। बट मैं जो साथ जो मेरा 35 साल छोटा पीरियड नहीं होता, ऑलमोस्ट 3 दहाके के ऊपर हो गया, तो मैं हमेशा एक अपनी अलग ही सियासत, एक अलग ही स्पेस बना के रखा हूँ। अब देखना अल्लाह ताला जो है आगे मेरे को उसी स्पेस पे कायम रखे तो बेहतर है। बीआरएस में कुछ आपके इम्कान है कि फ्यूचर में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, किस लीडरशिप पे, मतलब किस मुकाम पे कोई एज अ पॉलिटिकल देखिए, लीडर? मैं बीआरएस का, बल्कि कांग्रेस में जब मैं माइनॉरिटी चेयरमैन था, और उससे पहले भी मैं स्टेट यूथ कांग्रेस में था, सिटी वाइज बहुत सारे अहदे करा, तो कभी भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं चेयरमैन हूँ। मैं एक कारकुन की तरह काम करता था हमेशा, और मैं जितना हो सका, मैं मेरे से क्या हो सकता, पार्टी मेरे को क्या करती, कभी मैं नहीं सोचा। अगर तो वैसा सोचता था तो मैं आज पार्टी से बाहर भी नहीं होता था। ठीक है, मैं सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता,
और फ्यूचर में मैं क्या बोलते हैं सो कितना मेरा वो पार्टी में जो पार्टी के साथ मेरा कितना अपना उसके अंदर जो है मेरा इन्वॉल्वमेंट है या मैं क्या क्या किया हूँ, तो मैं उस पर गौर करता हूँ कभी भी। मेरा पार्टी जो मिलना है अल्लाह ताला जो नसीब में लिखा है वो बराबर मिलता। और आपको बता दूँ पॉलिटिक्स में सबसे अच्छी बात तो ये है कि पॉलिटिक्स में आना फिर भी आपकी मर्जी है जी, पॉलिटिक्स में रहना भी आपकी मर्जी है, पॉलिटिक्स में रह के पावर में आना ही ऊपर वाले की मर्जी है। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत जो है वक्त देने का। जाते जाते एक लास्ट जो है मैं ये चाहूँगा कि कुछ सजेशंस आपके मौजूदा हुकूमत के लिए माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर को लेकर अगर आप कुछ देना चाहेंगे, दो चार ही सही, क्या होंगे वो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट बनाया गया था, जी आपको अंदाजा नहीं है, वो कमेटी में मैं भी था। जी तो हम वो जब माइनॉरिटी का ड्राफ्ट जब बना रहे थे तो जो है हम सारे उलमा से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से NGO से हम उनसे जो है सजेशंस लिए थे ओके, कि भाई माइनॉरिटीज़ को क्या चाहिए। क्या चाहिए? तो जनरली सारे मतलब जितने भी NGOs थे सबके पास से ये एक आई थी कि हमको माइनॉरिटी सब प्लान की ज़रूरत है। जी ठीक है, और हम तालीम में जो है हमारा जो है हमारे को थोड़ी मदद होना, तो लिहाजा हम उसमें जो है मौलाना आज़ाद तोहफ़ा तालीम बोल के एक उसमें एक वो लगाए थे। ऐसा हमारे 20 से 25 जो है सजेशन जो है हम माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी में फाइनल करे थे। ओके, अगर से रत्ती बराबर भी चीफ मिनिस्टर को रत्ती बराबर बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे वो भी उम्मीद नहीं है मेरे को कि वो माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचता है, तो वो इम्प्लीमेंट करे बस। शुक्रिया शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब बहुत बहुत जो है हमसे जुड़ने के लिए।